सो हेलो वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं बायो सावर्ट का नियम। दोस्तों ये अगला लेक्चर हो जाएगा पांचवा। अगर आपने 4 लेक्चर नहीं देख रखे तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बायो सावर्ट का नियम। देखते हैं, वीडियो को अंत तक देखना। देखिए दोस्तों, बायो सावर्ट का नियम क्या होता है। बायो सावर्ट का नियम जो होता है वो थोड़ा प्रैक्टिकली दोस्तों यहाँ पर नियम है, यानी कि प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर यह नियम दिया गया है। बायो और सावर्ट दो वैज्ञानिक थे जो कि 1820 में फ्रेंच भौतिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने दोस्तों कोई भी चालक तार है उसके अंदर विद्युत धारा अगर प्रवाहित करते हैं तो दोस्तों उसके किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं, उसके मान का निर्धारण कैसे करते हैं, इसके बारे में दोस्तों बताया। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग। देखिए अब मैं दोस्तों एक चालक तार को लेता हूं। देखिए मान लेते हैं मेरे पास में एक चालक तार है। ये इस चालक तार में आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, जैसे ही इस चालक तार में आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यह विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित हो रही है तो इस चालक तार के चारों ओर एक दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण हम किसी एक बिंदु पर निकाल के देखते हैं। तो मान लेते हैं इस चालक तार के आधार पर हम दोस्तों देखते हैं कि किसी एक छोटे से भाग, जैसे इस चालक तार का ये छोटा सा अल्फांश हम लोग ले लेते हैं। छोटे से भाग को हम बोलते हैं अल्फांश। फिजिक्स में क्या बोलते हैं इसको? अल्फांश बोलते हैं। तो मान लेते हैं इस चालक तार का ये हमने एक अल्फांश लंबाई ले ली, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया जिसका हम नाम देते हैं dl। l का मतलब होता है लंबाई और d का मतलब अल्फांश के लिए, तो अल्फांश लंबाई dl। एक बिंदु है हमारे पास में, इस अल्फांश लंबाई के दोस्तों सिद्ध में, यानी कि एक बिंदु है अपने पास में यहां पर P। इस बिंदु P पर हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र और इस चुंबकीय क्षेत्र को हम बोलेंगे dB। dB क्यों? क्योंकि अगर आप पूरे चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालते हो तो सिंपल इसको हम बोलेंगे B, लेकिन हम छोटे से भाग का यानी कि तार के छोटे से भाग का अल्फांश लंबाई का चुंबकीय क्षेत्र निकालते बिंदु P पर, तो उसको बोलते हैं अल्फा चुंबकीय क्षेत्र। तो इसको मैं खींच देता हूं लाइन को, और इसकी जो दूरी है वो है दोस्तों r। इस की दूरी है वो है दोस्तों r। बिंदु P से dl के केंद्र तक की जो दूरी है वो कितनी है? r। और इसमें जो कोण बनेगा इनके बीच में वो बनेगा दोस्तों थीटा। ये हालांकि तार आप इसकी लंबाई को आप बढ़ा भी सकते हो। ठीक, अब इसको हम लोग समझते हैं, ध्यान से देखिए। चुंबकीय क्षेत्र का मान निर्धारित करने के लिए प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर सन 1820 में फ्रेंच भौतिकविद बायो तथा सावर्ट नामक दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस नियम को दिया। ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार एक धारावाही अल्फांश, ये है धारावाही एक अल्फांश यानी कि dl। ठीक है, ये पूरा धारावाही चालक तार है। ठीक है, धारावाही चालक तार है। ये क्या आपका? ये है धारावाही चालक तार। ठीक, तो धारावाही चालक तार का हम अल्फांश ले रहे हैं, यानी कि dl के कारण निर्वात में स्थित किसी बिंदु पर, तो यह हमने इस बिंदु को
वायु में, हवा में छोड़ रखा है, यानी कि इसको बोलेंगे निर्वात। तो निर्वात में स्थित कोई बिंदु अपने पास में है P, जिसकी बिंदु P से D के केंद्र की जो दूरी है वो R है, यानी कि R, और इसके बीच में जो कोण बन रहा है DL और R के मध्य वो है थीटा। तो बिंदु P, R और थीटा समझा दिया मैंने। पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इस बिंदु पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसका हम निर्धारण करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। ये जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB है वो दोस्तों यहां पर जितनी भी बातें हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। क्या क्या बातें हैं वो हम लोग समझते हैं। जो आपका बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB है वो दोस्तों निम्न बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात क्या है समझो। पहली बात है दोस्तों, dB चालक में प्रवाहित विद्युत धारा यानी कि I के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ठीक है, होती है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है वो आपका चालक के अंदर जो प्रवाहित विद्युत धारा है उसके समानुपाती होती है। यानी कि जितनी धारा आपकी बढ़ेगी उतना आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि आपका dB होता है, ये dB समानुपाती है I के, समीकरण नंबर 1। ठीक, दूसरी बात को समझते, ध्यान से देखिए। दूसरी बात है दोस्तों, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र dB है, ये चुंबकीय क्षेत्र चालक की अल्फांश लंबाई के समानुपाती होता है, अल्फांश लंबाई के समानुपाती, ठीक होता है, ये आप लिखिएगा। dB होगा ये dB जो अल्फांश लंबाई है यानी कि DL, इसके कैसा होता है समानुपाती, DL के dB होता है वो DL के कैसे होता है समानुपाती। समीकरण नंबर इसको आप 2 दे सकते हो। यानी कि आपका जितना अल्फांश की लंबाई बढ़ेगी उतना दोस्तों आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। सिंपल, समानुपाती मतलब होता है ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, दोनों बड़े बढ़ेंगे, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग समझते दोस्तों कि तीसरी बात, अगली बात, इस अगली बात को मैं यहां पे कर रहा हूं। तीसरा पॉइंट, dB होगा आपका ये dB चालक के अल्फांश, चालक के अल्फांश के केंद्र से, के केंद्र से अभिष्ट दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब समझे, देखो ध्यान से, dB जो होता है आपका अल्फ चुंबकीय क्षेत्र, ये चालक के अल्फांश, ये चालक है इसके अल्फांश के केंद्र, ये केंद्र इधर बीच में केंद्र है, वहां से लगा करके, है ना, वहां से जो दूरी है दोस्तों अभिष्ट दूरी, केंद्र से जो अभिष्ट दूरी है यानी कि आपका R है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा वर्ग के। तो इसको हम लिख सकते हैं dB होगा वो 1/r² होगा। ठीक है, dB होगा वो 1/r² होगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये समीकरण है आपकी दोस्तों तीसरी। ठीक है, आगे समझते हैं। एक लास्ट बात है, अब कोण की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों चौथा पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट कहता है कि dB यानी कि अल्फ चुंबकीय क्षेत्र चालक के
अभिष्ट DL व R के मध्य कोण की जा के समानुपाती होगा। ठीक है, चालक के अभिष्ट को DL और R के मध्य, ये हालांकि अच्छा नहीं लग रहा है, अभिष्ट को चालक में DL व R के मध्य जो भी कोण बन रहा है, कोण की जा, ठीक है, कोण की जा यानी कि थीटा, इसको बोलते हैं दोस्तों साइन थीटा। कोण की जा यहां पे आएगा साइन थीटा, उसके कैसा होता है समानुपाती, यानी कि dB होगा, ये dB साइन थीटा के कैसा होता है समानुपाती। समीकरण नंबर 4 आया समझ में। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, सभी समीकरण को मिला देते हैं, तो आगे हो जाएगा समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से जो समान समानुपाती है इसको ऊपर लिखो, जो व्युत्क्रमानुपाती है उसको नीचे लिखो। dB के समानुपाती है I, dB के समानुपाती है DL, dB के समानुपाती है साइन थीटा और व्युत्क्रमानुपाती है आपका R स्क्वायर, इसको नीचे लिखेंगे। तो dB होगा, इसके समानुपाती है I DL साइन थीटा डिवाइड बाय नीचे कौन हो जाएगा R स्क्वायर। जैसे ही हम साइन हटाएंगे समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का, तो यहां से दोस्तों एक कांस्टेंट आएगा, स्थिरांक आएगा। तो dB बराबर आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई I DL साइन थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर। दोस्तों आपका ये है बायो सावर्ट के नियम का फाइनल सूत्र। ठीक है, अब इसमें आप बोलोगे कि म्यू नॉट बटा 4 पाई क्या है, तो एक स्थिरांक है, समझो इसको। म्यू नॉट क्या है, तो म्यू नॉट एक स्थिरांक है जिसका मान होता है 4 पाई इंटू 10 की घात -7। ठीक है, यूनिट आ जाएगी पीछे वेबर प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति एम्पियर मीटर। और ये है क्या, तो ये है आपका निर्वात में पारगम्यता गुणांक। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये है निर्वात का पारगम्यता गुणांक, मैं लिखो या का लिखो, ठीक है क्या बात है। दोस्तों अब यहां पे दो केस बनते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए इसको आपको बाद में करना है, ठीक है, लिख रहे हो तो बाद में लिखना है, बाद में लिखना है इसको सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, समझ लीजिए। पहला केस ये है कि यदि थीटा की वैल्यू दोस्तों 90 डिग्री हो तो फिर क्या होगा। देखिए ध्यान से, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो अपने साइन थीटा है सूत्र के अंदर साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है 1। इसका मतलब जब हम इस सूत्र को लिखेंगे सब में और साइन 90 डिग्री करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो 1 का गुणा DL के साथ करो, I के साथ करो, म्यू के नॉट के साथ करो, वही रहेगा। इसका मतलब हम लिखेंगे कि dB का जो वैल्यू है वो कैसा होगा, अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। ठीक है मान। दूसरा केस ये है कि यदि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो साइन 0 डिग्री बराबर साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है 0। अगर साइन की जगह पे 180 डिग्री या 0 डिग्री हो तो ऊपर आ जाएगा 0। इसके 0 होते ही इसके साथ में गुणा है DL, वो भी 0 हो जाएगा, I भी 0 हो जाएगा, म्यू नॉट भी 0 हो जाएगा और 0 में जिसका भी भाग देते हैं उसका मान भी 0 आता है।
इसका मतलब dB यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य देखने को मिलेगा आपको, शून्य होगा। इसका मतलब जब आपका बिंदु कैसा हो दोस्तों, 90 डिग्री पे हो, मतलब जो आपका चालक तार है उसका अल्फांश लंबाई यानी कि जो केंद्र बिंदु है या जो तार लिया है वो और ये जो बिंदु है उनके बीच में दोस्तों 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तब जाके आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम देखने को मिलेगा। यदि दोस्तों इस बिंदु को आप चालक तार के ऊपर ही रखो, यानी कि ये तार जा रहा है और उसके ऊपर ही बिंदु है, इसका मतलब उसका मान कितना है, थीटा का मान 0 डिग्री। इसका मतलब यहां पर मान भी कितना आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र dB का मान भी 0 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, कुछ कुछ यहाँ पे नाम आप याद रखिए, जैसे I क्या है, विद्युत धारा, dB क्या है, अल्फ चुंबकीय क्षेत्र, dl क्या है, अल्फांश लंबाई, चालक की अल्फांश लंबाई, थीटा क्या है, dl व r के मध्य का कोण। ठीक है, r क्या है, r है आपका दूरी, r क्या है, दूरी। बस ये आपको नाम याद रखने, बाकी ये था दोस्तों आपका बायो-सावर्ट का नियम। ठीक है, बायो-सावर्ट का नियम बहुत ही आसान है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निर्धारण करना है तो हम दोस्तों इस नियम को काम में लेते हैं और साथ में दोस्तों किसी भी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं और ये प्रायोगिक प्रेक्षणों के आधार पर है। बाकी यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको डेरिवेशन और थ्योरेटिकल समझाने की कोशिश की। वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट करके मुझे बताएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।